मी प्राध्यापक संदीप कानगुडे. आपण या ठिकाणी पेपर 1 मधील बाल विकास व शिक्षाशास्त्र याच्यावर आधारित प्रश्न आणि त्याचे उत्तर पाहणार आहोत. ही 31/1/2021 रोजी CTT ची एक्झाम जी झालेली आहे त्यातील प्रश्न आहेत. तर त्या ठिकाणी आपण त्यातील प्रश्न पाहणार आहोत. पहिला, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा. यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं. पिता का यह कथन उसको पर्याय दिए है लैंगिक रूढ़ितावादियों को दर्शाता है. दूसरा, लैंगिक रूढ़ितावादियों को चुनौती देता है. तीसरा, लैंगिक भेदभाव को कम करता है. चौथा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है. इसका सही आंसर है लैंगिक रूढ़ितावादियों को दर्शाता है. मतलब क्या होता है कि लड़का लड़की कक्षा में दोनों को समान रूप से पकड़ना चाहिए. मतलब उसको समान न्याय देना चाहिए. उसको बोलना चाहिए कि लड़की है तू कम पढ़े, लड़का है तू ज्यादा पढ़े, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए. दोनों क्या है, समान है, दोनों भी समान है. मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि लड़की हो या लड़के, दोनों भी एक दूसरे के किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है. इसलिए इसे 2005 का जो शिक्षा का कानून है उसी में उसका अंतर्भाव किया है, सभी को समानता प्रदान की है. दूसरा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में, उसका पर्याय दिए है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए. 2, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए. 3, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए. चौथा, विद्यार्थियों को उनकी अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए. इसका सही आंसर है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए. मतलब इसको ज्ञान लेते समय किसी को एक बार नहीं आया, मतलब क्वेश्चन का आंसर देने में तकलीफ हो रही है, तो उसको और भी मौका देना चाहिए. ये इसमें आपको सिखाया है. तीसरा प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है. लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, उसको पर्याय दिए है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित और निष्प्रेरित करेगी. दूसरा पर्याय है, अधिगम के लिए पाठ और आधारभूत संरचना का काम करेगी. तीसरा है, छात्रों में प्रत्याहार और निकास प्रवृत्तियों पैदा करेगी. चौथा है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होंगी. इसका सही आंसर है अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना करेगी. इसका सही आंसर है 2. चौथा क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है. विद्यालय में समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है. दूसरा, विद्यालय में समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के लिए द्वितीय कारक है. तीसरा, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है. चौथा, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है. इसका सही आंसर है 1, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है. मतलब यहाँ पे परिवार को पहला स्थान दिया गया है और विद्यालय को दूसरा स्थान दिया है, क्योंकि परिवार में सबसे पहले जो विद्यार्थी है उसको ज्ञान उससे मिलता है, उसके बाद विद्यालय में उसको ज्ञान मिलता है. इसलिए इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट रहेगा. बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, उसको पर्याय दिए है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है. दूसरा पर्याय है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है. तीसरा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं है. चौथा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है. इसका सही आंसर है बुद्धिमत्ता का विभिन्न दशाएं है. मतलब यह ठिकाणी बहुबुद्धि सिद्धांत किस पे जोर देता है, मतलब सभी की बुद्धि समान नहीं होती, उसमें अलग अलग उसका जो IQ है उसके आधार पर इसकी दशा जो है वो बताई गई है.
इसलिए इसका सही आंसर आएगा 3। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के टिम्ब चरण को दर्शाता है। पहला है प्रथा पूर्व, दूसरा है प्रथागत, तीसरा उत्तर प्रथागत, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है प्रथागत। सातवां क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिकरण सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में टिम्बडी के महत्व पर जोर देता है। उसको पर्याय दिए है सांस्कृतिक उपकरणों, दूसरा है गुणारोपण, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है संतुलित। इसका सही आंसर है सांस्कृतिक उपकरणों। मतलब ये सांस्कृतिक उपकरण जो है ये सामाजिक मतलब समाज में रहने वाले लोग जो है इससे संबंधित इसका संबंध है, इसलिए इसको सामाजिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। इसका सही आंसर है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को टिम्ब के रूप में वर्णित करते हैं। इसको पर्याय दिए हैं, एक है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, 2 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, 3 विकास का समीपस्थ क्षेत्र, 4 स्कीमा मनोबंध। इसका सही आंसर है 4 स्कीमा मनोबंध। 9वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त, पहला है अमूर्त सोच का विकास, दूसरा है विचार सोच में केंद्रीकरण, तीसरा है परिकल्पन निगमनात्मक सोच, 4 है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। इसका सही आंसर है विचार सोच में केंद्रीकरण। विकास का गुण इधर बताया है कि विचार सोच में केंद्रीकरण, इसका सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है। दूसरा है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। इसका सही आंसर है 4 नंबर, विकास बहुआयामी होता है। मतलब विकास कभी भी कर सकते हैं, कभी भी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए वो विकास कैसा है? बहुआयामी है, यहाँ पे बताया गया है। 11वां क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला है उसमें सांवेदिक मूर्त अमूर्त, दूसरा अमूर्त सांवेदिक मूर्त, तीसरा मूर्त अमूर्त सांवेदिक, चौथा अमूर्त मूर्त सांवेदिक। मतलब किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो है किस क्रम से होता है? तो पहला क्रम जो है सांवेदिक, दूसरा मूर्त अमूर्त, मतलब ऐसे 3 क्रम से होता है। मतलब स्टार्टिंग जो है सांवेदिक से होते है, उसके बाद मूर्त और उसके बाद अमूर्त, ऐसे इसी तरह उसका क्रम रहता है। इसका सही आंसर आएगा फर्स्ट, 11 नंबर का फर्स्ट। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? उसको पर्याय है, एक अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, दूसरा अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तीसरा योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, चौथा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार देखा जाना चाहिए? मतलब जब शिक्षक और छात्र जो पढ़ते हैं उस समय हमको क्या करना चाहिए? मतलब ये जो कक्षा में पढ़ते हैं दोनों, एक सिखाता है और एक पढ़ता है, इसमें दोनों भी महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए इसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, ये इधर कहा गया है। इसका सही आंसर है 12 का 4 नंबर। 13वां क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में टिम्ब पर जोर होना चाहिए।
उसको पर्याय दिए है, एक प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, दूसरा है अभिवेदी समरूपी निर्देशों, तीसरा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, चौथा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। इसका सही आंसर है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। 4 नंबर का आंसर है इसका। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला पर्याय है मंदित छात्र, दूसरा है विकलांग छात्र, तीसरा है छात्र जिसकी शारीरिक दिव्यांगता है, चौथा छात्र जिसका अशक्त शरीर है। इसका सही आंसर है छात्र जिसकी शारीरिक दिव्यांगता है। 3 नंबर का इसका आंसर है। 15 नंबर का क्वेश्चन है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इसलिए इधर लिखा है नहीं करना चाहिए। पहला है दृश्य श्रव्य सामग्रियों को इस्तेमाल, दूसरा संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल, तीसरा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, चौथा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। इसका सही आंसर है 4 नंबर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग करना। इसका सही आंसर है। 16 नंबर का क्वेश्चन है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पहला है कम परिज्ञानता बोधगम्यता, दूसरा है अवसारी चिंतन, तीसरा है अति सक्रियता, 4 है असतर्कता। इसका सही आंसर है अपसारी चिंतन। 17वां क्वेश्चन है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को उसको पर्याय दिए है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, दूसरा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तीसरा है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, चौथा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध उदाहरणों को मजबूत करें। इसका सही आंसर है विभिन्न विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, दूसरा। 18वां क्वेश्चन है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? इसको पर्याय दिए है पहला लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, दूसरा समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तीसरा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा कर। इसका सही आंसर है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 19वां प्रश्न है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? उसको पर्याय दिए है बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तीसरा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, चौथा है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। यहाँ पे इसका सही आंसर है अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो उसका आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसका सही आंसर है शर्मिंदगी को पर्याय है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तीसरा है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, चौथा है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। इसका सही आंसर है दूसरा का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है शर्मिंदगी का। 21वां प्रश्न है निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? उसको पर्याय दिए है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, दूसरा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, तीसरा बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, चौथा अनुकरण नकल और दोहराना। इसका सही आंसर है 2 नंबर का संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। 22वां क्वेश्चन है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि
इसको पर्याय दिए है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। चौथा है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसका सही आंसर है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। जब अध्यापन करते हैं तब हमको छात्रों को किस समस्या चल रही छात्रों को उसका पता हमें लगता है। मतलब अध्यापन प्रक्रिया में हमको ज्ञान होना चाहिए कि किसको क्या समस्या है, वो समझ में आनी चाहिए। इसके लिए इसका सही आंसर है 2 नंबर का। तेईस नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब पहला पर्याय है उसको सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तीसरा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। चौथा, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। इसका सही आंसर है पहला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। मतलब इसको बताया गया है कि बच्चों को सीखते समय मतलब पढ़ते समय कठिनाई होती है, तब उनको क्या करना चाहिए, उनको अलग अलग टुकड़ों में, मतलब जिनको नहीं आता उनको पूछने के लिए कहने का, क्यों नहीं आ रहा है इसके बारे में पता करने का, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है। उसमें पर्याय दिए है, उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय। तीसरा है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। चौथा है, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। इसका सही आंसर है 24वें क्वेश्चन का, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। मतलब अधिगम करते समय पढ़ाते समय कोई किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया तो उसको क्या करना चाहिए, उत्तेजना देनी चाहिए, शाबाश कहना चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए। 25वां क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, उसको पर्याय है, एक है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। इसका सही आंसर है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तीसरा नंबर का पर्याय है वो सही है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। उसको पर्याय दिए है, योग्यता सुधार्य है। दूसरा है, योग्यता अटल है। तीसरा, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, सफलता अनियंत्रित है। इसका सही आंसर है 1 नंबर, योग्यता सुधार्य है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इसका पर्याय दिए है, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तीसरा, वारंवार परीक्षा है। चौथा, अन्वेषण और संवाद। इसका सही आंसर है अन्वेषण और संवाद। मतलब कोई क्वेश्चन हो उसमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से संवाद करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, तभी उसका सही आंसर आपको मिल सकता है। आगे का क्वेश्चन है 28 नंबर का, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। उसको पर्याय दिए है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। दूसरा, स्वयं नियमन। तीसरा, आत्मकेंद्रितता। 4, मनोवैज्ञानिक विचार। इसका सही आंसर है स्वनियमन। लेवाइगोस्की ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इससे उसमें सिद्धांत में स्वनियमन सही आंसर दिया गया है।
29 नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों को नामांकित करना, दूसरा योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तीसरा है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, चौथा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियों को लक्ष्य होना चाहिए, तीसरा उसका आंसर है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन करते समय क्या हमें ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों को किस बात की आवश्यकता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रति रोपित किया जा सकता है। इसको पर्याय दिए है, केवल अनुवंशिकता पर, दूसरा केवल पर्यावरण पर, तीसरा ना अनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, चौथा अनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इसका सही आंसर है 4 नंबर, अनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है, इसका आंसर है 4 नंबर का। इस तरह बच्चों हमने आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इस पे आधारित 30 क्वेश्चन है, उसके हमने आंसर देखे हैं। आपको ये कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हम इसमें कोई सुधार चाहिए तो सुधार करेंगे। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।